हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ एप्टीट्यूड और मेजर्स ऑफ एटीट्यूड और मेजर्स ऑफ इंटरेस्ट। इन सभी जो चरों को कैसे मापा जाए कि एप्टीट्यूड जो टेस्ट होते हैं उनको कैसे किसी भी बालक का अगर एप्टीट्यूड हमें चेक करना है, एटीट्यूड चेक करना है, उसका इंटरेस्ट चेक करना है, तो कैसे हम उसको चेक कर सकें, उसको कैसे माप सकते हैं। इन सभी को हम देखेंगे कि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो है क्या होते हैं, किस तरीके से इनका मापन होता है। आपके सिलेबस में भी ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम जो है तीनों ही इन वेरिएबल्स को लेके हम काम करेंगे और इस पर स्टडी करेंगे और जानेंगे कि यहाँ से कौन कौन से और किस तरीके से प्रश्न बन जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्टीट्यूड की, तो जिसे हम हिंदी में अभिक्षमता भी कहते हैं। अभिक्षमता से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में सफलता प्राप्त करने का प्रेडिक्शन करने वाली पोटेंशियल एबिलिटी को इंगित करती है। इसका मतलब होता है कि किसी बालक के अंदर जो है वे जो है गुण या विशेषताओं की जांच करना, जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि वह जो है बालक किस फील्ड में आगे जाके अपना प्रोफेशन को चुनेगा। जैसे कि मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड को अगर हम चेक करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है शिक्षण से संबंधित कुछ एकांश बनाए जाएंगे। उन एकांशों को उसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। एकांशों को अप्लाई करने के लिए या तो हम क्वेश्चनर बनाते हैं, या फिर हम जो शेड्यूल बनाते हैं, या फिर कोई टेस्ट लेते हैं। आपने देखा होगा कि बीएड के दौरान जब बीएड का एंट्रेंस होता है, तो एंट्रेंस में टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ प्रश्न वहाँ पर रखे जाते हैं, जो कि आपकी शिक्षण शिक्षण अभिक्षमता को मापता है। जैसे कि अगर आपके अंदर वो योग्यता है भी या नहीं, क्योंकि जब वो योग्यता होगी तभी आप उस प्रोफेशन को अपना अपना जो है, या फिर कह सकते हो उस इंटरेस्ट को अपना प्रोफेशन बना पाओगे। एक इंटरेस्ट अलग बात होती है, दूसरा प्रोफेशन बात अलग होती है। अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने के लिए ज़रूरी होता है कि आपके अंदर वो काबिलियत होना, थोड़ी बहुत उसका रॉ मटेरियल होना ज़रूरी होता है। अभिक्षमता परीक्षण यही वो रॉ मटेरियल ढूंढते हैं जो आपके अंदर होते हैं। किसी व्यक्ति की वर्तमान अभिक्षमता उसके वर्तमान गुणों का एक ऐसा समुच्चय है जो उसकी भावी क्षमता की ओर संकेत करता है। इसका मतलब है कि जो बालक के अंदर वर्तमान में जो उसके अंदर गुण हैं, उन गुणों के आधार पर हम ये समझ जाते हैं कि इसके अंदर क्या क्षमताएं अंदर विद्यमान हैं। उन क्षमताओं के आधार पर हम ये भी प्रेडिक्शन कर पाते हैं, ये भविष्यवाणी कर पाते हैं कि वो है इन क्षमताओं के आधार पर इन फ्यूचर क्या होगा। अब हम बात करते हैं किसी व्यक्ति की अभिक्षमता किसी कार्य को करने की फिटनेस को व्यक्त करती है, कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कितनी अच्छी तरीके से कर सकता है। ये जो है अभिक्षमता परीक्षण हमें बता देता है। एप्टीट्यूड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होती है, जो पर्सनैलिटी का एक विशेष गुण होता है। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में आपने देखा होगा कि पर्सनैलिटी के आपको प्रकार बताए गए थे। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। इसके अलावा दो प्रकार हमने आपको और भी बताए थे। वो दो प्रकार कौन से थे, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि इंटेलिजेंस में आपने देखा था, पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ये जो है उसी से संबंधित यहाँ पर चर्चा हो रही है। क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अभी क्षमता परीक्षण की, तो निश्चित तौर पे आपका पर्सनैलिटी और आपका जो है इंटेलिजेंस, दोनों ही कारक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं आपकी अभिक्षमता को व्यक्त करने में। जितना ज़्यादा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने कार्य क्षेत्र में सफल हो पाता है। उसी के अकॉर्डिंग उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है, और पर्सनैलिटी जब बन जाती है तो उसकी क्षमताएं उसके आधार पे आगे बढ़ता चला जाता है। और अब क्षमताएं जितनी ज़्यादा होती है, अभिक्षमता जितनी ज़्यादा होती है उस कार्य को करने की, या किसी कार्य को भी करने की, तो उस कार्य में वह जो है पारंगत होता माना जाता है। एप्टीट्यूड वर्तमान में होने पर भविष्य में की क्षमताओं को प्रतीक होती हैं। मतलब जो वर्तमान में जो उसके अंदर क्षमताएं हैं, वो इन फ्यूचर भी आगे चल के वो उसमें योग्यता निखर के आती हैं। एप्टीट्यूड की योग्यता रुचि और संतुष्टि से घनिष्ठ संबंध होता है। अभिक्षमता एप्टीट्यूड परीक्षणों की प्रकृति के आधार पर इसे तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट,
इसके बाद दूसरा है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, तीसरा है स्पेसिफाइड एप्टीट्यूड टेस्ट। जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं इसे कह सकते हो कि स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण तथा सामान्य मानसिक योग्यता से संबंधित जो प्रश्न होते हैं जिनका मापन हम जो है सामान्य तरीके से कर सकते हैं, सामान्य परिवेश में कर सकते हैं, ये आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में सम्मिलित किए जाते हैं। इसके बाद डिफरेंशियल एप्टीट्यूड जो टेस्ट होते हैं ये जो है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कारपोरेशन के द्वारा जो मनोवैज्ञानिक संघ होते हैं या फिर कह सकते हो मनोवैज्ञानिक प्रेसेस होती हैं जहाँ पर जो है इस तरीके के टेस्ट बनाए जाते हैं। और जैसे कि अपने यहाँ पर अपने यहाँ पर जो है आगरा में टेस्ट बनते हैं, तो आगरा एक कह सकते हो आगरा कारपोरेशन कह सकते हो जिसे, जहाँ पर प्रकाशित होते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई किसी को बुक पब्लिश करवानी होती तो उस बुक पब्लिशर से संपर्क करता है। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक या शोधार्थी किसी को अपना टेस्ट पब्लिश करवाना होता है तो ऐसे ही कारपोरेशन से अपना वह क्या करता है, मिलता है, और अपनी अगर वह उनके मानकों पे खरा उतरता है तो उस टेस्ट को पब्लिश कर दिया जाता है। वो कारपोरेशन ही होती हैं। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट अमेरिका की मनोवैज्ञानिक कारपोरेशन के द्वारा प्रकाशित तथा बेनेट, सीसोर तथा बेजमैन के द्वारा तैयार किया गया था ये पहली बार। इसके दो फॉर्म एस एंड टी होते हैं, एक एस अलग होता है, टी दूसरा अलग होता है, तथा 8 से 12 वर्ष तक के छात्रों के लिए ये जो है बनाए गए थे। प्रत्येक प्रारूप में 8 उप परीक्षण होते हैं, सब टेस्ट होते हैं। मतलब जो एस फॉर्म है उसमें 8 उप परीक्षण होते हैं, टी जो फॉर्म है उसमें भी 8 परीक्षण होते हैं। अभी जो 8 परीक्षण का मतलब उप परीक्षण का मतलब होता है उसमें सब टेस्ट जोड़ दिए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब पर्सनैलिटी टेस्ट आपको दिया जा रहा था तो उस टाइम पे भाटी अभ्याटी परीक्षण था, इस तरीके के जो परीक्षण होते हैं उसमें सम्मिलित कर दिए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ 5 टेस्ट उसमें सम्मिलित थे ना, तो वो जो है उप परीक्षण कहलाते हैं, सब टेस्ट कहलाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी दो एस और टी में 2 पार्ट में ये पब्लिश किया गया था और दोनों में ही उसके 8 उप परीक्षणों को सम्मिलित किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट की। इसमें किसी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित परीक्षणों को रखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए शिक्षण है, यांत्रिकी है, संगीत है, चिकित्सा है, और मान लीजिए किसी के अंदर संगीत की शिक्षा किसी को देनी है, तो या कोई संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो सबसे पहले उसकी जो है सामान्य परीक्षण भी किया जाता है। सामान्य परीक्षण का मतलब है कि स्पेसिफिक तरीके से टेस्ट ऐसा बना हो जो संगीत के सामान्य प्रश्नों को वहाँ रखता हो, कि सामान्य जानकारी रॉ मटेरियल उसके अंदर हमें पता होना चाहिए। मान लीजिए आपको जो है एक अलमारी बनवानी है, अलमारी बनवाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए। रॉ मटेरियल में क्या था, सबसे पहले लकड़ी आपके पास होनी चाहिए अगर लकड़ी की बनवानी है। अगर आपको किसी धातु की बनवानी है तो वो जो है मेटल होना चाहिए। तो जब आपके पास रॉ मटेरियल होता है तो आप क्या करते हो, उसके आधार पे किसी भी चीज़ किसी भी तरीके से उसे मोल्ड कर सकते हो। तो आपके अंदर अगर शिक्षक के गुण हैं तो शिक्षक की फील्ड में से आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं है तो वहीं उसको हम रोक सकते हैं क्योंकि इसके अंदर वो गुण नहीं है। यहाँ पर भी कुछ टेस्ट दिए गए हैं, ये टेस्ट भी जो है एप्टीट्यूड टेस्ट ही है। और कभी कभी सीधे यही पूछ लिए जाते हैं कि कोई ये टेस्ट जो एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, इंटरेस्ट टेस्ट है। इनको आप जो एक बार रीड कर लीजिए। म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, प्रोफाइल क्या है, हार्वर्ड एप्टीट्यूड इन्वेंट्री, मायर आर्ट टेस्ट, मिनीसोटा क्लैरिकल टेस्ट होते हैं। ये क्लैरिकल जो टेस्ट होते हैं उनमें स्पीड टेस्ट कहलाते हैं ये, क्योंकि यहाँ पर जो है क्लैरिकल टेस्ट में स्पीड जांची जाती है। जो क्वेश्चन रखे जाते हैं उनका स्तर जो है सरल होता है, पर स्पीड जांचने के लिए उनके स्तर को सरल रखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मेजर्स ऑफ इंटरेस्ट की, रुचियों के मापन की। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट होता क्या है। वास्तविकता में इंटरेस्ट को आप भली बातें जानते होंगे, पर यहाँ पर हम उसको सामान्य रूप से लेके चलेंगे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। इंटरेस्ट व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण बीमा होती है, उसी के आधार पर उसका व्यक्तित्व बन जाता है। कोई जो है ग्रुप में रहना पसंद करता है, कोई शांत तरीके से एकाध चित्र होके अपने आप को इंट्रोवर्ट बना लेता है, क्योंकि उसे जो है इस तरीके का उसकी पर्सनैलिटी है, वही पर्सनैलिटी उसकी इंटरेस्ट को आगे बढ़ाती है। इंटरेस्ट किसी वस्तु, व्यक्ति, तथ्य, प्रतिक्रिया आदि को पसंद करने या उसके प्रति आकर्षित होने की प्रवृत्ति को दर्शाती है।
रुचियों के कुछ अपने प्रकार होते हैं। कौन कौन सी रुचियाँ होती हैं, कौन कौन से इंटरेस्ट होते हैं? सबसे पहले अभिव्यक्ति रुचियाँ, एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट, प्रदर्शित रुचियाँ, मैनिफेस्टेड इंटरेस्ट, अंकलित रुचियाँ, सूचित रुचियाँ। ये जो 4 प्रकार की रुचियाँ यहाँ पर ली गई हैं, वो चारों प्रकारों की रुचियों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट की। ये वे रुचियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्ति के स्वयं उल्लिखित क्रियाओं, कार्यों तथा पसंदों के आधार पर जाना जाता है। क्योंकि व्यक्ति जो जिसमें इंटरेस्ट रखता है, उसी के आधार पर वो समझ लेता है कि उसका क्या क्या किस में उसकी रुचि है, किस में उसका जो है किसको जो है ज़्यादा प्रीफ्रेंस देता है। अभिव्यक्ति रुचियों को व्यक्ति के डायरेक्ट क्वेश्चंस के द्वारा पूछा जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। क्योंकि जो अभिव्यक्ति जो हो रही हैं, उनको हम जो है डायरेक्टली क्वेश्चन करके उनसे समझ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। ये रुचियाँ प्रायः अविश्वसनीय होती हैं, क्योंकि व्यक्ति पूछे गए प्रश्न गलत भी उत्तर दे सकता है। क्योंकि ये जो इंटरेस्ट हैं, समय समय पे बदलते रहते हैं, आज हैं कल नहीं हैं। नेक्स्ट है मैनिफेस्टेड इंटरेस्ट, प्रदर्शित रुचियाँ जिन्हें व्यक्ति को विभिन्न क्रियाओं से पहचाना जा सकता है। स्पष्ट है कि इस प्रकार की रुचियों का ज्ञान व्यक्ति के व्यवहार के अवलोकन से होता है। कोई व्यक्ति टीवी देखता है और कोई क्रिकेट खेलता है, कोई संगीत पसंद करता है, कोई एकांत में रहना पसंद करता है, कोई एकांत में रह के राइटिंग करना पसंद करता है, कोई एकांत में रह के कविताएं लिखना पसंद करता है, कोई एकांत में रह के कुछ ऐसे थॉट्स लिखना पसंद करता है जो व्यंग्यात्मक हो या हास्यप्रद हो, हास्य लेख हो, कुछ भी हो सकता है। व्यंग्यकार जो होते हैं वो उनके शब्द वही होते हैं, पर उन शब्दों का तालमेल बिठाना उन्हें आ जाता है, तो आपकी उनकी पढ़ी हुई बातें आपको हंसी दे देती हैं। ये रुचियाँ अस्थायी प्रवृत्ति की होती हैं। प्रेरक के हट जाने पर ये बदल जाती हैं, क्योंकि प्रेरक सही तरीके से कार्य करेगा तब तक ये जो है अपना रोल प्ले करती हैं और अपनी जो है उसमें इंटरेस्ट को बढ़ाए रखती हैं। अंकलित रुचियाँ, इंटरेस्ट, अंकलित रुचियाँ वे रुचियाँ होती हैं जिन्हें विभिन्न संप्राप्त परीक्षणों पर व्यक्ति के द्वारा अर्जित अंकों की सहायता से अंकलित किया जाता है। यह माना जाता है कि बालक जिन विषयों में अधिक अंक प्राप्त करता है, उन विषयों में उसकी अधिक रुचि होती है, तथा जिन विषयों में कम अंक प्राप्त करता है, उनमें उसकी रुचि कम होती है। ये निश्चित तौर पे कहा जाता है कि जब भी कोई बालक एग्ज़ाम देता है, तो एग्ज़ाम के दौरान उसके बहुत सारे पेपर होते हैं। उन पेपरों में से जिसमें उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, उसमें निश्चित तौर पे अच्छे अंक प्राप्त करता है, और जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होता, वह जो है उसमें अंक जो है कम ही प्राप्त करता है। तो इसके आधार पर हम जो आकलित कर लेते हैं, उसका आकलन कर लेते हैं कि उसका इंटरेस्ट किस विषय में है। सूचित रुचियाँ वे रुचियाँ होती हैं जिन्हें प्रमापीकृत रुचियाँ हैं, उनकी सूची बना दी जाती है, उनकी सहायता से हम उसकी माप करते हैं। प्रमापीकृत रुचियाँ जो रुचि सूचियों में प्रायः क्रियाओं की एक सावधानी पूर्वक तैयार की गई सूची होती है, तथा व्यक्ति को या तो क्रियाओं के संबंध में अपनी पसंद और नापसंद बताना होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस तरीके के जो मानकीकृत टाइप के जो परीक्षण होते हैं, जहाँ पर अगर हम उसका इंटरेस्ट चेक करना चाहते हैं, तो उसमें पसंद और नापसंद पूछी जाती है। इस प्रकार के एकांशों को सम्मिलित जब किया जाता है किसी भी टेस्ट में, तो ऐसे टेस्ट के आधार पे भी हम जो है किसी व्यक्ति के अंदर छुपी हुई जो योग्यता है, इंटरेस्ट है, उसको समझ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ इंटरेस्ट मेजरमेंट, या अगर किन किन माध्यमों से हम जो है इंटरेस्ट को समझ सकते हैं, जान सकते हैं और चेक कर सकते हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन, कि कोई व्यक्ति क्या क्रियाएं कर रहा है, ये ऑब्जर्वेशन क्या है, इंटरव्यू क्या है, क्वेश्चनर क्या है, ये आप भली भांति परिचित हैं। इसके बारे में हम आपको व्यवस्थित तरीके से वीडियोस दे चुके हैं। अचीवमेंट टेस्ट, इन्वेंट्री को हम जो है आपको पर्सनैलिटी में बता चुके हैं। अचीवमेंट टेस्ट के बारे में, जिसे हम जो है संप्राप्ति परीक्षण कहते हैं, किसी बालक को दे दिया जाता है इस तरीके के टेस्ट, और उसके आधार पे हम जो है उसके इंटरेस्ट के बारे में चेक कर लेते हैं। एडवर्ड के स्ट्रॉन्ग के द्वारा विकसित स्ट्रॉन्ग वोकेशनल रुचि परीक्षण
अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ से एक सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है कि स्ट्रॉन्ग एडवर्ड के स्ट्रॉन्ग का जो परीक्षण है उसका नाम क्या है? स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट। इसके बाद हम बात करते हैं कूडर परफॉर्मेंस रिकॉर्ड जो है बनाए गए थे कंपैरेटिव लिंकेज लिंकिंग का उदाहरण जो है, ये जो है इंटरेस्ट को मापने के अपने अपने टेस्ट है। यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड्स या मेजर्स ऑफ एटीट्यूड। जो अभिवृत्ति है, अभिवृत्ति और अभिक्षमता, अभी हमने बात की थी सबसे पहले अभिक्षमता के बारे में, इसके बाद हमने बात की रुचियों के बारे में, अब हम बात करेंगे अभिवृत्ति के बारे में कि अभिवृत्ति क्या होती है। एटीट्यूड वास्तव में एक मनोसामाजिक संप्रत्या है, साइको सोशल कंसेप्ट इसे कहा जाता है। एटीट्यूड टेस्ट वास्तव में एक मनोसामाजिक संप्रत्या है जिसे हम कहते हैं साइको सोशल कंसेप्ट है। अभिवृत्ति में व्यक्तियों के जो मनोभाव होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उसके बिलीव्स होते हैं, विश्वास होते हैं, को इंगित करता है। ये बताती हैं कि व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, व्यक्ति उसके पूर्व में उसके क्या विश्वास थे, अभिवृत्ति उसकी अभिवृत्ति किस तरीके की, क्या उसका सोचना है, क्या उसका विचार करना, उसके मन में क्या चलता है, उसके किस तरीके के उसके मनोभाव हैं, ये जो है इंगित करते हैं उसकी अभिवृत्ति को। एटीट्यूड्स का संबंध किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, योजना आदि से होता है कि वो किसी ऐसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति या योजना में किस तरीके का विचार रखता है, किस तरीके के अपने व्यूज़ उसके किस तरीके के हैं, तो उसके आधार पे हम उसकी अभिवृत्ति को समझ जाते हैं। मान लीजिए कोई धर्म, समाज, राजनीति, क्षेत्र, कह सकते हो समुदाय के बारे में अपनी क्या विचार रखता है, उसके आधार पे हम उसकी अभिवृत्ति को समझ जाते हैं, उसके एटीट्यूड को समझ जाते हैं, वो क्या उसका सोचना है, किस तरीके का उसका सोचना है, विचार करना है। एटीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकारों में से कोई भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब है जो सकारात्मक तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करता हो, और दूसरा है नेगेटिव व्यूज़। नेगेटिव व्यूज़ हर समय किसी भी समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए खराब होते हैं, और जब तक ये नकारात्मक विचार उसके मन में रहते हैं तब तक उसका जो अपना एटीट्यूड है वो नेगेटिव ही अपनी छाप छोड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हथियारों का इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है। एक होता है दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरा होता है आप उसकी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जिन हथियारों का, जिन जो है वेपन्स का हम इस्तेमाल करते हैं वो जो है उपयोगी होते हैं। लेकिन अगर जो लोग इसका गलत उपयोग करते हैं तो वो क्या हो गया, एक नेगेटिव छवि बन जाती है। जैसे कि आतंकवाद जो है वो नेगेटिव छवि बनाए हुए हैं, अपने वेपन्स का गलत प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे जो देश के, किसी भी देश के जो सैनिक होते हैं, जब उनको वो वेपन्स दिए जाते हैं तो उसके लिए वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ इशारा करते हैं। एटीट्यूड अनुभवों के द्वारा विकसित होते हैं। इसकी प्रकृति वातावरण जन्य होती है। एटीट्यूड में प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन और इमोशनल फैक्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति किसी एक ही व्यक्ति के अभिवृत्ति में पर्याप्त अंतर होता है। मान लीजिए मेरे बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके ग्रुप में 20-25 लोग जो भी जुड़े हैं उन सब के विचार अलग अलग हो सकते हैं। अब इन सब के विचार एक ही व्यक्ति के प्रति अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों के वर्ड्स अलग अलग होंगे पर उनका मीनिंग अलग अलग, मीनिंग एक ही होगा। कुछ लोगों के मीनिंग भी बदल जाते हैं। तो ये जो सोचना विचार करना है वो हमारे एटीट्यूड में आता है। एटीट्यूड सामान्य भी हो सकता है और विशिष्ट भी हो सकता है। किसी को हम जो सामान्य व्यक्ति मानते हैं, कुछ लोग एक ही व्यक्ति को वो जो है उसके लिए पूजनीय बन जाता है। 1927 में थॉर्नस्टोन ने लॉ ऑफ कंपैरेटिव जजमेंट का प्रतिपादन किया। थर्स्टन ने लॉ ऑफ कंपैरेटिव जजमेंट का प्रयोग करते हुए मेथड ऑफ पेयर कंपैरेटिव जजमेंट का विकास किया। जो सबसे पहले उन्होंने थर्स्टन ने क्या किया था, लॉ ऑफ कंपैरेटिव जजमेंट का प्रतिपादन किया, और इसका प्रयोग करते हुए उन्होंने मेथड ऑफ पेयर कंपैरेटिव जजमेंट का फिर से विकास किया। इसको प्रयोग करते हुए मतलब ये कह सकते हो इसका ये परिवर्तित रूप था। 1929 में थर्स्टन और चैव ने मिलकर जो है मेथड ऑफ इक्वल एपरिंग इंटरवल का प्रतिपादन किया।
दो लोगों ने 1929 में मिलके, थर्स्टन और जो है चेव ने मिलके मेथड ऑफ इक्वल अपेयरिंग इंटरवल। 1932 में लिकार्ड ने मेथड ऑफ समेटिव रेटिंग का इसका प्रतिपादन किया। इसके बाद सेफा ने 1937 में थर्स्टन के द्वारा विकसित, जो कि अप्रकाशित था, एक विधि को मेथड ऑफ सक्सेसिव इंटरवल के नाम से प्रस्तुत किया। अब ये जो मेथड ऑफ समेटिव रेटिंग्स हैं या फिर समेटिव इंटरवल हैं, इनके बारे में सामान्य जानकारी हम जब स्केलिंग का टॉपिक फिर से पढ़ने वाले हैं आगे चल के, जब भी आएगा वो, तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि स्केलिंग की कुछ और तकनीक होती हैं जिनके माध्यम से कह सकते हो कि स्केलिंग करते हैं। जब भी कोई शोधकर्ता अपना टेस्ट बनाता है तो वहाँ पर कई प्रकार के टेस्ट बनाता है। मान लीजिए 9 पॉइंट स्केल बना लेता है, 7 पॉइंट स्केल बना लेता है, तो ये जो है इसके अपने उद्देश्य होते हैं, क्यों बनाता है कि हाँ नहीं में उत्तर लेता है। तो हाँ नहीं में जो उत्तर ले रहा है वो कहाँ से लिया गया, कौन से मनोवैज्ञानिक ने इसका प्रतिपादन किया था, कब लिया, ऐसी टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सी कंडीशन में टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, इन सबको हम सामान्य जानकारी मानते हुए, और जहाँ पे हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि यहाँ से जब हम उसको कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो हमारे प्रश्न के उत्तर आराम से बन जाते हैं। आपका कई बार हमारे पास मैसेज आया कि सर जो आप पढ़ाते हैं वो टॉपिक क्लियर हो रहा है, पर यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा। तो अगर आपका टॉपिक क्लियर हो गया तो निश्चित तौर पे आपके प्रश्न भी क्लियर हो जाएंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 1945 में गटमैन ने स्केलोग्राम मेथड का प्रयोग किया। 1948 में एडवर्ड और किलपैट्रिक ने मापनी भेदक विधि मेथड ऑफ स्केल डिस्क्रिमिनेशन का प्रतिपादन किया। ये जो इसके जो मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ, ये यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी सीधा बन जाता है। ऑसगुड ने सन 1957 में विभेदक जो विभेद शाब्दिक विधि है सिमेट्रिक डिफरेंशियल मेथड्स को विकसित किया। रेमर्स ने सन 1934 में एक ही वर्ग की अनेक वस्तुओं के प्रति अभिवृत्ति के मापन के लिए मास्टर या सामान्यीकृत मापनी का एक मापनी प्रस्तुत की थी, जिसे मास्टर्स एंड जनरलाइज्ड टाइप स्केल का नाम से जाना जाता है। एटीट्यूड को मापने की 3 प्रमुख विधियां होती हैं। पहला है आपका प्रत्यक्ष प्रश्न विधि, प्रत्यक्ष तरीके से हम उसका मापन कर सकते हैं, सीधा प्रश्न कर लिया। दूसरा है आपका प्रत्यक्ष अवलोकन विधि, मेथड ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तीसरा स्केलिंग टेक्निक्स या मेथड्स, मेथड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चनिंग एंड मेथड ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन को बिहेवियरल टेक्निक्स तथा डायरेक्ट मेथड भी कहा जाता है। स्केलिंग मेथड को इनडायरेक्ट मेथड और साइकोलॉजिकल टेक्निक्स भी कहते हैं। ये जो यहाँ पर कुछ टेस्ट आपको दिए गए थे ये इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में आने की संभावना यहाँ से है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि ये जो है कब और किसने प्रतिपादित किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये जो वीडियो है आपके 3 टॉपिक कवर करता है। इसी तरीके से लगातार आपको अगर मैं देता तो इसी वीडियो को और भी लेंथी कर सकता था, लेकिन और 3 वीडियो में दे सकता था, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी वीडियोस कवर कर रहे हैं तो आपको एक वीडियो में ये इंटरेस्ट कवर कर लिया है। जो मेजरमेंट के जो आपके इस टाइप के जो पोर्शन थे वो एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं। आगे आपको बहुत जल्दी 2-3 वीडियोस टॉपिक करके कवर करते हुए मैं आपको तक वीडियोस पहुंचाता रहूँगा। जल्दी ही रिसर्च का टॉपिक कवर करके हम आपके पास इंक्लूसिव एजुकेशन जो 10th यूनिट है वो लेके आएंगे। इसके बाद आपको हम लेके आएंगे ICT का, और जो पैटर्न है बहुत जल्दी हम कवर कर लेंगे सिलेबस को भी, और वो सारी टॉपिक आपको जल्दी से मिल जाएंगे। आशा है कि ये जो वीडियो आप लोगों की टॉपिक शुद्ध होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।